वहाँ पार्टिसिपेंट फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके। अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनमें बेसिक चीज़ें कोड को रीड करना, राइट करना, एडिट करना, वेबसाइट की हेल्प के साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो एनालिसिस आपने किस तरह करने हैं, वो चीज़ें हमने सीखी हैं। कोड को रीड करना सीखा हमने, राइट करना सीखा, एडिट करना सीखा और कोड को जनरेट करना सीखा। आज हम तकरीबन हमें अब आर की जो गाड़ी है, आर प्रोग्रामिंग है, ये अब हमें चलाना आ गई है। हम हर वे से उसको, एडवांस वे से भी, मैनुअल वे से भी कोड को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। आज हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे क्योंकि हमारा मेन टास्क था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना। तो जब भी कोई आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है, आपके माइंड में फ़ौरन कुछ क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। नंबर वन, फॉर एग्जांपल आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये पता है ना कि हमें दूसरा लोग भी एक्टिवली काम करते हैं। सब चीजों में है। ये आपको पता है इनकी प्रोग्राम जब था इस पीछे मुझे नाम कुछ नहीं पता। हम इधर जब तक थे बैठे ना ये प्रोटेस्ट अच्छा, हम बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की। तो कुछ क्वेश्चंस, कोई भी एनालिसिस जब आपके सुपरवाइजर आपको अलॉट करते हैं या आप किसी आर्टिकल से देखते हैं या आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक वो एनालिसिस पूरा उतरता है, तो वो एनालिसिस आप परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं आर में या पाइथन में या किसी और टूल में, तो कुछ स्टेप हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। नंबर वन, नंबर वन क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यानी वो एनालिसिस है क्या। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नंबर टू, व्हाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यानी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का एनालिसिस क्यों लगाना चाह रहे हैं। होपफुली अगर आप ये लगाना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या कोई भी एनालिसिस, तो आपको उसका पहले से आइडिया होगा कि वो है क्या और हम उसको क्यों लगाना चाह रहे हैं। या बाज़ का तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एनालिसिस आपके सुपरवाइजर की तरफ से आपको अलॉट कर दिए जाते हैं कि आपने ये एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो मे भी आपको उस एनालिसिस के बारे में ना पता हो, या आपको ये ना पता हो कि वो हम क्यों लगाना चाह रहे हैं। फिर अगर इसकी कोई टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर इसकी कोई टाइप्स हैं तो कौन कौन सी हैं। फिर सैम्पल डेटा सेट फॉर ईच टाइप, फॉर ईच टाइप। फिर आपने हर टाइप के लिए एक सैम्पल डेटा सेट देखना है और फिर आपने डिसाइड करना है कि विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक
will fit on your data set। फिर ये 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपने फाइंड करना है। तो जब ये आप 5 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर लेंगे तो होपफुली आपका जो एनालिसिस है वो 100% एक्यूरेसी के साथ डन होगा। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करते हैं। हमारे पास डाटा भी है फाइकस का। आपने क्वेश्चंस कॉपी कर लेने हैं, आप इनको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और चैट जीपीटी से भी। अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो फिर गुड, अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। आप वेबसाइट से भी इनके आंसर सर्च कर सकते हैं, किसी गूगल पे पेस्ट करें आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे या किसी बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे इजी और ऐसा मेथड जो आपको कम से कम टाइम आपका यूज़ करे वो चैट जीपीटी है। आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी यहाँ पे आपने चैट जीपीटी ओपन करने के बाद ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, वाई, टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद सैम्पल डाटा सेट ऑफ ईच टाइप। अगर कोई टाइप है तो हर टाइप के लिए सैम्पल डाटा सेट किस तरह का होना चाहिए। फिर कौन सी टाइप जो है वो आपके डाटा पे फिट होगी, इसका आंसर आपने ढूंढना। आप लोग भी ये क्वेश्चंस कॉपी करें और चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। तकरीबन सबके आंसर जो है वो मिलते जुलते होंगे। ओके, इसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ये कह रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद द समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा टू मेक इट इजीली अंडरस्टैंड। यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने डाटे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे डाटे का के अंदर है क्या चीज़, उसको हम समराइज कर सकते हैं। दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग सिंपल समरी about the sample and the measures, helping to make sense of large amount of data by reducing it a few key figures। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो आप समरी का फंक्शन यूज़ करके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हासिल कर सकते हैं, जो आपको आपके डाटे की डिटेल या आपके डाटे की समरी आपको बताता है। वाई, ये भी रीज़न हमने देख लिया, यानी सिंपलीफाई करता है डाटे को। आइडेंटिफाई पैटर्न, पैटर्न देखता है हमारे डाटे में किस तरह का है। प्रिपेयर डाटा फॉर फर्दर एनालिसिस, और फिर हम इसको डिसाइड करके मज़ीद जो एनालिसिस हमने बाद में करने हैं, मसलन आपने नोवा अप्लाई करना है, आपने हीट मैप क्रिएट करना है, कोरिलेशन बनाना है, आपने पीसीए बनाना है, आपने जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस करना है, तो वो सारी चीज़ें इस बेस पे इसको इस बेस पे हम डाटा जो है प्रिपेयर करेंगे। तो इट्स ऑफन प्रीलिमिनरी स्टेप बिफोर कंडक्टिंग inferential statistics और predictive analysis। उसके बाद इसकी टाइप कितनी है? नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। नंबर 1, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में ये आपको मीन फाइंड करके देता है, मीडियन और मॉड। फिर सैंपल डाटा सेट फॉर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इसने आपको एक सैंपल डाटा दे दिया, एग्जांपल दे दी, हमने उसे सैंपल डाटा मांगा था कि कोई सैंपल डाटा सेट अवेलेबल है, तो उसने हमें सैंपल डाटा दिखा दिया। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, अगर आप वेरिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो उसमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने रेंज चेक करनी है, वेरिएंस चेक करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करनी है। ये दूसरा मेथड है। तीसरा है मेजर ऑफ शेप,
यानी आप डाटा की शेप चेक कर सकते हैं। दिस डिस्क्राइब द शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इंक्लूडिंग स्कीवनेस एंड कर्टोसिस। यानी ये आपके डाटे की जो है वो शेप या आपके डाटे का स्ट्रक्चर बताती है। फिर विच टाइप ऑफ फिट योर डाटा सेट। अब हमने चूंकि उसको अपना डाटा सेट नहीं प्रोवाइड किया हुआ था, तो वो कह रहा है कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जो हैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप तो समरी देखना चाह रहे हैं तो फिर आप ये वाला अप्लाई करेंगे, मीन मॉड मीडियन। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, डिस्पर्शन चेक करना चाह रहे हैं या वेरिएशन चेक करना चाह रहे हैं, फिर आप रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे। मोस्टली जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो इट्स मीन जहाँ पे हम वेरिएबिलिटी या इफेक्ट चेक किया जा रहा होता है वहाँ पे हम ये चीज़ फाइंड करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है। उसके बाद मेजर्स ऑफ शेप। यानी शेप अगर अपने डाटा का स्ट्रक्चर मेजर करना है तो उसमें स्कीवनेस है और कर्टोसिस है। तो ये तीन तरह के हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ गए। इससे पहले जब हम एनालिसिस रन करते हैं तो हमारे जहन में यही होता है कि हमने मीन निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेनी है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आती हैं। अब दो तरीके हैं। एक तो हम इसे बोलें कि प्लीज़ प्लीज़ गिव टेबल ऑफ सैंपल डाटा सेट। ये देखिए इसने हमें जो है ना वो सैंपल डाटा और जो है वो तीनों के लिए फाइंड करके दे दिया, ठीक है। यानी सेंट्रल टेंडेंसी चेक करनी है तो इस तरह का डाटा सेट आपके पास होना चाहिए। डिस्पर्शन और यानी मंथली स्टोर और सेल। इसी तरह शेप यानी पेशेंट एज। तो ये अगर आप अप्लाई करेंगे आगे उसकी भी डिटेल बता दी गई है। अब हमने ये चेक करना है कि हम अपने डाटे पे, ये जो हमें शो कर रहा है इट्स मीन कि हम अपने डाटे पे सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपने डाटे का एसटीआर इसको प्रोवाइड करता हूँ, इसका एसटीआर लें, एसटीआर फाइकस। अब आपने इसको अपना ऑब्जेक्टिव बताना। इसको अगर बताएं कि सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं, थैंक्स, आई वांट टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और ये इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं और इसको बताएं इन और। ये देखिए पहले इसने मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया। मैंने इसको मीन मीडियन नहीं बताया, मैंने इसको सेंट्रल टेंडेंसी बताई है। इसने मुझे कोड राइट करके दे दिया। मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास उसने हमें तमाम वेरिएबल्स की मीन और मीडियन और मॉड निकाल के दे दिए, ठीक है। ये देखिए अगर आपको ये चाहिए टेबल फॉर्म में तो आप वो भी आप से ले सकते हैं। थैंक्स,
I need results in table form। वो आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे रहे हैं, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। प्लीज राइट स्क्रिप्ट फॉर टेबल फॉर्म। कॉपी एंड रन। ये देखिए, अब इसने मुझे इसका टेबल क्रिएट करके दे दिया, मेन मीडियन और मॉड का। मैं इसे कहता हूँ मुझे इसका ग्राफ भी चाहिए। थैंक्स, आई नीड इट्स ग्राफ। उसने मुझे ग्राफ के लिए कोड राइट करके दे दिए। कॉपी, आर पे हैं, दोबारा इसको रन करें। ये इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, यानी पेटल लेंथ की मीन, मीडियन, मॉड, मीन, मीडियन मॉड, मीन मीडियन मॉड, मीन मीडियन मॉड। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अब मैं उसे कहता हूँ कि थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट और परफॉर्म अदर एनालिसिस। यानी मैं उसे कह रहा हूँ कि मैंने अब पहले किया है ये, अब मैं उसे कहता हूँ डिस्पर्शन एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। थैंक्स, नो परफॉर्म इन आर। अब वो फाइकस वाला डाटा सेट यूज़ करते हुए उसमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल मुझे क्रिएट करके देगा। ये देखें, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। कॉपी, आर पे हैं, इसको रन करें। ये देखिए, इसने मुझे इसका टेबल क्रिएट करके दे दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डिस्पर्शन का ये जो है दोनों टेबल, डिस्पर्शन के लिए भी और ये जो हमारा हमने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड किया, दोनों के टेबल एक ही में शो हो। थैंक्स, आई नीड सिंगल टेबल फॉर बोथ एनालिसिस। आप बोथ लिख लें, अदरवाइज बेस्ट है कि आप इसका नाम बता दें। अब चूंकि मेरे पास दोनों रन हुए हैं, तो मैं इसे बोथ एनालिसिस कह देता हूँ। हाँ, ये अंडरस्टैंड कर गया। ये कह रहा है टू क्रिएट अ सिंगल टेबल दैट इंक्लूड बोथ सेंट्रल टेंडेंसी and dispersion may yes for each variable in the ficus dataset you can combine the result into one data frame। वो कह रहा है जी आप इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको एक ही डाटा फ्रेम में कंबाइन कर सकते हैं, एक ही फाइल में इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसने मुझे दोनों के रिजल्ट्स कॉपी कर दिए हैं। मैं इसको अगेन रन करता हूँ। ये देखिए, मेरे पास सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ गई हैं, यानी मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं इसे कहता हूँ कि मैं दूसरा एनालिसिस भी करना चाह रहा हूँ, इसमें स्कीवनेस और कर्टोसिस है। मैं इसका नेम कॉपी करता हूँ, शेप डिस्पर्शन। थैंक्स, आल्सो अप्लाई दिस एंड ऐड और एंड कंबाइन रिजल्ट।
और इसके रिजल्ट्स भी कंबाइन कर दें। यानी अब तीसरा एनालिसिस में जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक टाइप है वो भी इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। और इसे मैं कह रहा हूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद इसके रिजल्ट भी कंबाइन करके मुझे एक ही टेबल दो। मुझे ज़्यादा टेबल रिक्वायर्ड नहीं है, मेरी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, एक ही टेबल में सारे एनालिसिस होने चाहिए। इसलिए मुझे एक ही टेबल में सारे एनालिसिस जो है वो क्रिएट करके दे दिए। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको ले आते हैं आर पे, पेस्ट, और इसको रन करें। अब देखिए इसने मुझे तीनों एनालिसिस एक ही टेबल में क्रिएट करके दे दिए। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम नीला और आरिफ साहब, आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरी। आपका मैसेज आया कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर्ड है मेरी। काइंडली कंफर्म कीजिएगा तमाम पार्टिसिपेंट। माइक मैंने लो कर दी है। सर शो हो रही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक वालेकुम। क्वेश्चन था। जी। जैसे आपने हमें डिस्क्रिप्टिव के तीनों एक्सप्लेन किए हैं, थोड़ा सा कर्टोसिस का भी एक्सप्लेन कर देंगे कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर आपको कोई एनालिसिस का नेम या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मसलन आप इसे इसी टेबल को कॉपी करें। जी सर। कॉपी करने के बाद आप आ गए हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे, पेस्ट करें और इसे कहें कि प्लीज़ एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट दिस टेबल। वो आपके पूरे टेबल को डिफाइन कर देगा। फिर आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, आप वो चीज़ देख लें, क्या चीज़ जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आप उसको देख सकते हैं। देखें, मीन का कह रहा है जी, रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। मीडियन इज द मिडल वैल्यू विच कैन sometime provide a better measure of central tendency. Mod is the most frequent value, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू कौन सी है जो बार बार रिपीट हो रही है। इसकी अब इंटरप्रिटेशन ये दे रहा है, ठीक है। पहले उसने इसको एक्सप्लेन किया कि मीन मीडियन ये है क्या। A petal width has mean of 120 and a median of 130 with the mod at 0.2 suggest a few values around 0.2 affect the mod। इसी तरह पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, इनकी भी डिटेल है। फिर उसके बाद है डिस्पर्शन, इसमें रेंज और वेरिएंस है। फिर उसके बाद आ गया शेप, इसमें है स्कीवनेस और कर्टोसिस। ये कह रहा है ये मेजर दिस एसिमेट्री ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस। स्कीवनेस क्लोज टू जीरो इंडिकेट सम सिमेट्री, यानी अगर आपका डाटा जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, यानी उसमें तरतीब से चीज़ें चल रही हैं, तो अगर तो इसकी वैल्यू क्या है, क्लोज टू जीरो इंडिकेट सिमेट्री। पॉजिटिव वैल्यू सुजेस्ट अ राइट स्कीव टेल ऑन द राइट एंड नेगेटिव वैल्यू सुजेस्ट अ लेफ्ट स्कीव। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन करें, यानी हम इसे कहते हैं कि इसको कॉपी करें, इसे कहते हैं एक एग्जाम्पल के साथ हमें क्लियर करें। प्लीज़ explain it with more easy example। हाँ, अब वो कह रहा है imagine you have a group of people and you recorded how much time each person
स्पेंड ऑन सोशल मीडिया ईच डे। यानी आपके पास कुछ लोगों के ग्रुप हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि उनमें से सोशल मीडिया पे जो है वो हर पर्सन कितना टाइम स्पेंड करता है। मसलन इस ग्रुप में हमारी क्लास में जो है ना वो हम इस वक्त 16 लोग ज्वाइन हैं, मौजूद हैं। तो अगर हम ये हाँ। रिसर्च करना चाहें कि इन 16 लोगों में से कौन से पर्सन हैं जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ द टाइम्स आर मोस्टली सेंटर्ड अराउंड द एवरेज से 2 आवर्स, कुछ लोग कहेंगे 2 आवर्स, थ्री सिमिलर अमाउंट ऑफ द पीपल हु स्पेंड लेस देन 2 hours and more than 2 hours, like 1.5 or 2.5, less than and more than, or your data is symmetrical. It means skewness is close to zero, showing no tilt to either side. Positive skew, right skew, or skew greater than zero. Now imagine most people spend around 1 to 2 hours, but a few outliers spend a lot more time, like 6 to 8 hours. यानी इसमें सिमिट्री है, यानी मोस्टली टाइम कुछ लोग 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं, कुछ 2, कुछ 3, और इसके अराउंड बाउंड है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, यानी अगर हम 16 लोग हैं तो 16 में से 12 लोग जो हैं ये तकरीबन 2-3 घंटे यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बाकी जो 4 लोग हैं वो 8 से 9 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। तो डाटा सिमेट्रिक नहीं रहा, यानी एक अच्छा। तरतीब से नहीं चल रहा ना, उसमें गैप बहुत ज़्यादा आ गया। Now imagine most people spend around 1 to 2 hours, but a few outliers spend a lot more times, like 6 to 8 hours. This pulls the tail to the right of the distribution, resulting in positive skewness, negative ऐसा। skewness. ठीक है? Suppose most people spend around 5 hours on social media, but a few spend very little. अब ये जो सिमेट्री है इसमें जो है उसने आपको दो तरह की बताई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। पॉजिटिव में ये कह रहा है कि अगर जो उनका रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव में जा रहा है, यानी अप की तरफ जा रहा है, उनका टाइम ज़्यादा हो रहा है, यानी वो 6 घंटे की तरफ चले गए ना, 6 से 8 घंटे। और अगर कुछ लोग ऐसा। एवरेज हैं, 1 to 2 आवर, 12 लोग एवरेज हैं, और जो 4 लोग हैं ना वो 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देखते हैं, ऐसा। वो अब नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अरे थोड़ा सा कटॉसिस का भी कॉन्सेप्ट अगर आप एक्सप्लेन कर्टोसिस का डील भी ये करना। नीचे दी हुई है, इसकी भी डिटेल। ये कह रही, लेट्स कीप आवर सोशल मीडिया एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कर्टोसिस विच मेजर हाउ सेंट्रेटेड और स्प्रेड आउट डाटा इज अराउंड द एवरेज। यानी एवरेज से डाटा कहाँ पे जा रहा है, यानी फॉर एग्जांपल एवरेज हमारे पास अगर हमारे पास आ रही है 1.2, जी सर। यानी अगर हम तकरीबन 16 लोग हैं तो 16 लोगों में से 8 लोग, यानी 16 में से जो एवरेज बन रही है ना हमारी, वो बन रही है फॉर एग्जांपल 4 घंटे बन रही है सोशल मीडिया पे। जी सर। अब 4 घंटे से ऊपर कितने जा रहे हैं और नीचे कितने आ रहे हैं, एवरेज पॉइंट आ गया हमारे 4 घंटे। अब मे जी भी सर। 3-4 लोग ऐसे हों जो चले गए हों 12-13 घंटे पे, या कुछ लोग ऐसे हों जो 10-20-25 मिनट पे हों। जी सर। ठीक है, तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर तो वो एवरेज के करीब हैं तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर वो जी। एवरेज से ऊपर चले गए हैं तो हाई वैल्यू है, और अगर वो एवरेज से कम है तो वो लो कर्टोसिस में आएंगे। ठीक है सर। मैं ये डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है सर, इंग्लिश शेयर कर दें ग्रुप में। इधर गया आपका बैच, ये ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आपने जो समझाया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। जैसे सर वेरिएंस है, वेरिएंस की इंटरप्रिटेशन होती है कि हमारे डाटा का स्प्रेड कितना है, कितना वेरी कर रहा है हमारा डाटा। तो सर जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की इंटरप्रिटेशन किस तरह हम करते हैं?
सर मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी जी करें। अच्छा मैडम, इसमें वेरिएंस जो सा होता है ना, वेरिएशन ही बता रहा होता है हमें कि सेंट्रल पॉइंट से डाटा कितना स्प्रेड कर रहा है, बट ये हमें दे रहा होता है स्केयर फॉर्म में। लाइक अगर ओरिजिनल वेरिएशन 3 है तो ये हमें 9 देगा। इसी के अल्टरनेट एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमें एक्चुअल फॉर्म में वेरिएशन का बताता है। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हम स्क्वायर रूट करते हैं ना अपने वेरिएंस का। एग्जैक्टली वेरिएंस का स्केयर रूट ले लेंगे तो आप वो जो स्केयर फॉर्म में हमें आंसर आ रहा है वो हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, लेकिन मैं एक्चुअली सर से इंटरप्रिटेशन समझना चाह रही थी कि जिस तरह आप लोग अपने पीएचडी वगैरह रिसर्च में उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, तो मैं बताता हूँ। मैथमेटिकल। जी जी। जब जितनी वेरिएशन कम होगी उतना डाटा आपके लिए अच्छा होगा, और हम एज ए स्टेटिस्टिकली हम कहते हैं कि वेरिएशन हमारी 0 पॉइंट समथिंग होगी तो उतना हमारा डाटा अच्छा होगा। जितनी वेरिएशन ज़्यादा होगी उतना हमारा डाटा डर्टी होगा। ओके। तो वो सर स्टैंडर्ड डेविएशन को मैडम यहाँ मेजर पे ना कौन मैं छोटे से एग्जांपल एक ऐड करना चाहूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। करता? यस सर। एक मिनट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ना 5 रेप्लिकेट है, ठीक है। एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू आ गई 2.1, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई 3.2, एक की वैल्यू आ गई 1.9, एक की वैल्यू आपकी आ गई 2.2 या 2.0। अब इनमें जी सर। देखें, जो है ना वो अगर हम इनकी मीन निकालें ना, एवरेज, तो इनमें तकरीबन जी सर। बहुत कम डिफरेंस है। यानी 2.1, 2.3, 2.1, यानी ये मीन वैल्यू से बहुत कम डेविएट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर मैं दूसरी तरफ आपको एग्जांपल दूं, एक वैल्यू आपके पास 2 है, एक आपके पास वैल्यू 2.3 है, एक वैल्यू आपके पास 2.5 है, और एक यकदम से आपके पास एक वैल्यू आ जाती है 9.2। जी सर। अब ये मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाएगी चीज़। यस सर। देखें, नॉर्मल हम चल रहे होते हैं कि हमारी हाथ की उंगलियां 5 हैं, जी सर। ठीक है। आपने सबकी यहाँ पे नोट की 5 5 5 5, लेकिन यकदम से एक पर्सन आता है, उसकी 8 होती हैं। वहाँ यस पे सर। स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होगी, वहाँ पे फिर जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी इंक्रीज होगी ना, आपके जी डाटे सर। की समझ लें कि जो रिलायबिलिटी है ना, वो थोड़ी कम होती जी जाती है, सर। डाउटफुल होता जाता है कि अगर ये वैल्यू इसकी जेन्युइन इतनी है तो ये यकदम से एक इतनी ज़्यादा क्यों है इसके अंदर, जी सर। ठीक है। तो ये अगर आपका ये नॉर्मल डाटा आ रहा है ना इस तरह, ये आपकी डेविएशन बिल्कुल नॉर्मल आई शो होगी, डेविएट जी नहीं हो सर। रहा आपका डाटा। लेकिन जब ये बाकी वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही हैं आपके रेप्लिकेट्स की, एक वैल्यू ये 9.2 आ गई, जो अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए, ठीक है। तो जब हम इस पे हम स्टैट लगाएंगे तो इसकी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। सर मैं एक्चुअली ना इसके चैट जीपीटी से इंटरप्रिटेशंस पढ़ रही थी, उसमें जैसे था कि इसका मीन से 4 पॉइंट्स अवे स्टैंडर्ड डेविएशन है। मुझे वो थोड़ी टर्मिनोलॉजी इंटरप्रिटेशन की समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन रेज किया था यहाँ पे। कौन सी टर्म? सर जैसे चैट जीपीटी पे वो स्टैंडर्ड डेविएशन की इंटरप्रिटेशन देते हैं, अगर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 4 या 5 है तो कहते हैं 5 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द जी जी, मीन, वो इस ये तरह भी का। वही मैं बता रहा हूँ, ये मीन से बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी ना, वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखें ना, यहाँ पे इसने मैं फाइंड भी करके दिया होगा ऊपर, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड की है, वेरिएंस रेंज शेप, यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करके दिया। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये देखें, ये टेबल मैं इसको दोबारा देता हूँ और कहता हूँ कि एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये देखें, ये हमारी मीन वैल्यू या इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब ये कह रहा है कि पेटल विड्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन 0.7, मीनिंग मोस्ट वैल्यूज ऑफ द पेटल विड्थ आर विद इन 0.7, ठीक है।
यूनिट ऑफ द मीन 1.20, दिस इज़ अ मॉडरेट स्प्रेड। यानी यहाँ पे जो आपके जितने भी रेप्लिकेट थे उनकी वैल्यू तकरीबन मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पे देखें, इसमें सेकंड वाले में भी यही है, फोर्थ में भी यही है, तकरीबन इनका ठीक है रिजल्ट्स। लास्ट कह रहा है सेपल विथ है द स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8 शोइंग द मॉडरेट स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। अगर यहाँ पे 0.8 के बजाय 8 होती तो फिर इसका यस मतलब है सर। कि ये जो है ना वो उसमें कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी है जो या तो गलती से हमने ऐड कर दी है या वो वाकई है, लेकिन जिसकी वजह से वो हमारे मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है। तो सर मीन वैल्यू तो हमारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स के हैं, जैसे सेपल लेंथ की 5.84 मीन है, हमने उसके हर लिहाज से स्टैंडर्ड इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। डेविएशन, हर इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकली है ना, ये देखें। जी सर। हर इंडिविजुअल। तो हमने ये जी तो सर जैसे अगर 1.20 तो आपने कहा 0.76 1.2 के करीब करीब सी ही वैल्यू है, इसलिए नहीं नहीं इतना नहीं, कोई ये इसके डिफरेंस। करीब नहीं है, ये इसको बता रहा है कि ये इतना डेविएट कर रहा है मीन वैल्यू से। वो एक अलग फार्मूले के थ्रू वैल्यू ओके। निकली है ना। यानी ये मीन वैल्यू इतनी है, जी सर। लेकिन इसमें जो जी जितने सर। इसके यहाँ रेप्लिकेट थे ना उसमें इतनी डेविएशन है, इतना उसके अंदर फर्क है 0.7 का। ये देखें ना ऊपर इसकी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ हाउ मच द वैल्यूज इन द डाटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू। यानी मीन वैल्यू में बाकी वैल्यूज में इतनी डिफर कर रही हैं इसके अंदर। ओके सर। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक हमने टास्क कंप्लीट कर लिया। अभी मैं आपको टास्क देने लगा हूँ, वो आपने कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं टी टेस्ट की तरफ। मैं पहले आपको छोटा सा एक डिफरेंस बता दूं टी टेस्ट और नोवा में। बल्कि ये अब आपने खुद ही फाइंड करना है टी टेस्ट और नोवा में क्या डिफरेंस है। तो आपका भी टास्क जो है वो ये है कि आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है फाइकस वाले डाटा सेट पे। वही क्वेश्चन आपने चैट जीपीटी से पूछने हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। अब ये हमने आपने लिखा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब आपकी हेडिंग हो जाएगी व्हाट इज टी टेस्ट। ये मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए। अब आपने इनका आंसर ढूंढना है और इसको अप्लाई करना है और देखना है कि टी टेस्ट की कितनी टाइप्स। अभी तक जब आप टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम सिंपल कहते हैं टी टेस्ट अप्लाई करना है। अब हमें ये नहीं पता कौन सी टाइप हमने अप्लाई करनी है, हमारे डाटा पे कौन सी टाइप अप्लाई होगी। ये ये जो क्वेश्चन आपको दिया ये आपने सॉल्व करना है। टी टेस्ट के रिजल्ट भी अपने ग्रुप में शेयर करने हैं और उसका प्लॉट भी शेयर करना है। ओके, मैं डिटेल भी सेंड कर देता हूँ सारी जो चैट जीपीटी पे जनरेट हुई है। ओके, आप टी टेस्ट पे प्रैक्टिस कर लें, कल इंशाल्लाह हम जो है वो नोवा पे वर्क करेंगे सेम इसी तरह इन्हीं क्वेश्चंस के साथ और डिटेल के साथ। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा सर पार्टिसिपेंट। सर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जी है। सर। ये तो रिसर्च पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन कुछ हम प्रोफेशनल भी हमारी फील्ड के हवाले से हम थोड़ा सा
इसकी इसकी लर्निंग की ख्वाहिशमंद है, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि आगे हम क्या करेंगे। तो एक दो चीजें अर्ज करनी थी कि अगर हम वो आर्मी सीख लें तो ये एक तो मर्जी के हम कलर मैचिंग और वो जो हम चाहते हैं कि ग्रुप कर लेके, अगर वो बिलो बेंच मार के अबव बेंच मार के। दूसरा, अगर हम ये भी विलिंग है कि मर्जी के कलर कोडिंग करें इसमें। और ये सर कोड का ये जो, कलर कर सकते हैं ना, ये आप कह रहे हैं कि ये जो कलर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं रेड जी जी, ग्रीन ब्लू, ये आप अपनी मर्जी के करें। नहीं वो मैं एक और सेंस में कर रहा हूँ कि हम ग्रुप्स करते हैं, हम टेबलो पे विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। ठीक तो है। अगर यहाँ पर भी हम इस तरह कर ले कि वो बिलो बेंच मार के तो हम उसको एक और कलर, अबाउ के लिए एक और कलर है, और अगर जी सर कर और सकते बिलो है हैं, तो कोई और। कर सकते हैं। हाँ सर, मसलन इसके अलावा दो तीन चीजें और भी है जिसके हवाले से हम चाहते हैं कि हमारे पास सम टाइम वेरिएबल काफी ज्यादा आ जाते हैं। जी तो उसके लिए हम अगर किसी को एक्सक्लूड करें, किसी कॉलम को, किसी लाइक वाइज हम एक ग्राफ जनरेट करना चाह रहे हैं और उसमें हमारे पास एक नल वैल्यू आ जाती है या ठीक है। टोटल की वैल्यू आ जाती है जो हमारी पूरी ग्राफ को मास्क कर रही होती है, ठीक है, आप तो उसको उसको हम रिमूव, रिमूव करना चाहते हैं। जी जी रिमूव जी कर सकते हैं। जी जी। लेकिन भी ये चंद चीजें अगर इस पे अगर आप थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट टाइम दे दें, खैर, लेकिन आपको मैं क्या भी जवाब। आपको गाइड कर देता हूँ ना। ये स्टेप जी मसलन ये जी सर। हमारे पास मैं आपको बताता हूँ अभी हमारा जो टेबल बना है ना, इसी में से हम एक्सक्लूड कर लेते हैं ना। मसलन ये हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल का जी ये सर। ग्राफ बना हुआ है, बल्कि इसका नहीं ग्राफ जी बना, जी। ये प्रीवियस का बना हुआ था। मैं इसका यस। ग्राफ बनवा लेता हूँ, ठीक है। जी जी। तो क्रिएट ग्राफ ऑन दिस डेटा। देव देव देवा। अच्छा, अब हमारे पास ये ग्राफ आ गया। हेलो। जी जी सर, बिल्कुल मैं सुन ठीक है, रहा हूँ। अब इसमें से हम फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसमें से ना जो रेंज है इसको निकाल देते हैं, ये जो नेगेटिव में जा रही है, ये क्या चीज़ है, जी सर। जी स्कीवनेस, ये नेगेटिव में जा रही है नीचे की तरफ, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यही आप चाह रहे हैं ना। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। या आप लेस वाले निकाल लें, या अगर हमारे पास वो जो ज्यादा वैल्यू आ रही है जो मास्किंग कर रही होती है उसको निकाल लें। एनी ये वन, किसी को भी कोई भी निकाल लें। निकाल दे, ठीक है। हम इसे कहते हैं कि स्कीवनेस में से, बल्कि हम ना ये कह देते हैं कि जिसकी वैल्यू ना आ रही है 4 से ऊपर, वो उसको प्लॉट में शामिल ना करें। जी जी ठीक है। ये देखें, इसमें मीडियन में आ रही है वैल्यू 4, 5 भी आ रही है, ये जा रहे हैं 4 और 5 पे प्लॉट। ठीक है। जी जी तो सर। हम इसे कहते हैं जी थैंक्स, नो आई वांट टू रिमूव वैल्यूज ग्रेटर देन 3 एंड इन दिस प्लॉट रीराइट स्क्रिप्ट। अब देखिए उसने कह दिया टू एक्सक्लूड वैल्यूज ग्रेटर देन 3 फ्रॉम प्लॉट यू कैन फिल्टर द डाटा बिफोर प्लॉटिंग, यानी प्लॉटिंग से पहले डाटा फिल्टर कर लेना है। फिल्टर के लिए इसने डाटा फ्रेम, ये फिल्टर लगा दिया, ये वाला फार्मूला में लगाना है। यहाँ पे आप 3 कर लें, 4 कर लें, वो उस रेंज के फिल्टर कर लेगा। कॉपी। ये देखें, अब इसने मैक्सिमम में 3 तक वैल्यूज दी हैं, जी जी सर, 3 से बिल्कुल। ऊपर 3 इसने फिल्टर कर ली। अगर मैं इसे कहता हूँ 2 कर लो,
अभी देखें 2 तक ले आए। ठीक है। और अगर आप यस कहते सर। हैं थैंक्स, जिनकी वैल्यू 1 तक हैं, उनको कलर दे दो रेड। वैल्यूज लेस देन 1 गिव ब्लू कलर। वैल्यूज between 1.1 to 2 and give uh, green color to values between 2.1 to 3। अब कहता है to apply specific color based on the value range we can create a custom color column and use it in the plot। अब ये देखें इसने रेंज बता दिया इसकी। ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 लेस देन जी जी 1 है सर। तो ये रेड। फिर इसी तरह बाकी भी बता दिए 1.1 से लेके इस तरह का, तो इसके साथ होगा ब्लू और ग्रीन या ग्रे। ग्रे इसने खुद से ऐड कर लिया। कॉपी, और इसको हम रन करके देखते हैं। यानी आर पे जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना, वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। बस ये तो अब ठीक है, और किसी भी टाइम अगर वो फिर हम मैपिंग वो जो जियोस्पैटियल एनालिसिस है वो मेरे ख्याल से अगर आपकी क्लास उस पे हो जाए तो फिर हमारे लिए बेहतर रहेगी सर। जियो स्पे हम वो सर है उसकी क्लास, हाँ इंशाल्लाह वो एंड पे उसकी क्लास रखी होती है। लास्ट जो 2 क्लासेस होती है ना, जी जी सर। वो उसी पे होंगी हमारी मैपिंग पे। थैंक यू सर। और सर मेरा एक जी जी प्लीज। नहीं प्लीज आप कंटिन्यू करें, थैंक यू। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि जो टी टेस्ट है, अगर आप काइंडली उस पर हमें थोड़ी कल क्लास करा दें, बिकॉज बिजनेस एनालिटिक्स में ये बड़े सर आप इंपॉर्टेंट है। मैडम आप एक दफ़ा ट्राई तो करें ना, जो आपको टास्क दिया है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ना। आप वो आदमी सर आप आप वो happen हो क्वेश्चन गया। सर्च करें। कल हमारा जो है ना अनोवा पे है, और अनोवा और टी टेस्ट को हम कंपेयर करके आगे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे यही बात करती, कंपैरिजन का टास्क तो मैं आपका भी मैंने स्टार्ट कर दिया परफॉर्म करना साथ साथ। आप जब ये इस पे टी टेस्ट पे आएंगे, आप उसको एक दफ़ा पढ़े ना, जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सबको हम्म। आपने पढ़ना है। उसको सिर्फ सर्च नहीं जी करना जी सर। आपने। सर्च करके जी जी पहले बिल्कुल। देखना है अनोवा टी टेस्ट है क्या। टी टेस्ट हम कब बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं, आप देखेंगे इसका आंसर आपको मिलेगा। टी टेस्ट आप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास 2 ग्रुप होते हैं। जी सर। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप आपके पास हो गए तो फिर आप वहाँ पे अनोवा अप्लाई करते हैं। होगा try होगा ठीक बिल्कुल है। सर। फिर आपने देखना है टी टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं। आपको जी मिलेंगे सर। वहाँ पे 3 या 4 टाइप्स। और जी हर सर। टाइप के लिए आपको डाटा सेट भी डिफरेंट मिलेगा। फिर आपने जी देखना है सर। कि फाइकस वाली फाइल पे कौन सी टाइप अप्लाई हो रही है। उसके लिए हम एसटीआर कॉपी करेंगे सर, नहीं उस पर उसके फिर लिए हम नहीं, पहले कैसे। आपने वो जो सैंपल डाटा देखने हैं तीनों चारों फाइल जी के सर। लिए। तीनों चारों जी सैंपल सर। जो है ना, उससे कहना है कि मुझे इसके सैंपल टेबल भी बताओ। वो आपको सैंपल जी टेबल बना के देगा उसका। ताकि अगर जी सर। आपको अपना डाटा, आपने टी टेस्ट लगाना है तो आप अपना डाटा उस तरह अरेंज करें। ठीक हो गया सर। ठीक है। ओके। जी सर। सर ये अगर डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो सुबह डिस्कस करेंगे आपसे। नहीं नहीं, पूछ लें अभी अगर आपका है कोई वैसे। जी जी सर। सर ये मैंने जब अप्लाई किया है तो इसमें वो एरर देता है, और आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। ये मेरी आप अक्सर फाइल में ये आता है इशू, आप स्क्रीन और शेयर रेफर करें। मैं करता हूँ। जी मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया था। दोबारा शेयर करें।
जी सर, विजिबल है। जी विजिबल है। अच्छा, आपके यहाँ स्क्रीन फुल विजिबल नहीं है, उसमें ब्लैक लाइंस आ रही हैं। अब ठीक है। हाँ, अच्छा, वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन, ये वाला एरर आ रहा है। जी सर, सर ये मैंने पहले भी एक ना, मेरे पास हाँ, ये जो फंक्शन सिंपल है सी ना, फाइल थी तो। मेरी बात सुने ना, ये जो फंक्शन है ना, परसेंटेज प्लस परसेंटेज, इसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर। ठीक है सर। ये दो तीन स्टेप को इकट्ठा रन करता ठीक होगा सर। है। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? तो ये बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है, अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस। से रिलेटेड। केमिस्ट्री का कोई बंदा है यहाँ पे? नहीं है। एक्चुअली केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि एक केमिकल रिएक्शन की जो आउटपुट होती है ना, वो अगले केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे काम करती है। तो मैं भी शायद आपको ये टर्म समझना है। बहरहाल ये दो एनालिसिस को या तीन एनालिसिस को आपस में जोड़ती है। यानी एक के रिजल्ट को ठीक है। दूसरा यूज़ कर रहा होता है, दूसरे के रिजल्ट को तीसरा यूज़ करता है। तो अगर इस कोड में आप देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, फिर ये साइन है परसेंटेज प्लस परसेंटेज, फिर जी जीटी, सर। फिर उसके बाद परसेंटेज प्लस परसेंटेज, फिर टैब हेडर। यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैट के रिजल्ट को ये यूज़ करेगा जीटी, और जीटी के रिजल्ट को टैब हेडर यूज़ करेगा। ठीक होगा सर। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये आपको मिलेगा टाइडर में, बल्कि डीप लेयर में। ये देखें, आपने लाइन नंबर 435 पे क्रॉस मार्क आ रहा है आपके साथ। जी सर। इसका मतलब है यहाँ पे कोई गलती है, इसको दोबारा राइट करें। मैं इस डाटा को दोबारा चैट जीपीटी नहीं, में लेके जाऊंगा। लाइन नंबर 435, इसको डिलीट करें। सर डिलीट करें इसको, हाँ, अब रन करें इसको, इसको रन करें, इसको रन करें। अगेन रन करूँ फोर थर्टी सर फाइव को? 435 को रन करें ना। ठीक है, अब आपका ये पैकेज एक्टिव हो गया है। अब जब आप वो वाला कोड रन करेंगे, आपको एरर नहीं आएगा। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये डिप्लेयर पैकेज में है, आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ था, इसको ऑन ही नहीं किया हुआ था। अब आप रन करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा ये। ठीक हो गया। ओके। इस जी सर, इसी से रिलेटेड ना मेरा एक ये अभी था आपने, यहाँ पे। आपके और भी एरर्स हैं काफ़ी सारे, आपने ये कोड आई थिंक गलत हाँ कॉपी जी। किया है, सही पेस्ट नहीं जी किया हुआ, ठीक। इनको दोबारा मैं अब पेस्ट करके दोबारा बाकी इसको सर, कीजिए। हाँ बाकी ये ना मैंने इसी तरह किया हुआ था। एक बिल्कुल सिंपल सी ये मेरे पास फाइल थी जिसमें दो वेरिएबल थे, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम दे रहा था। ये थी वो प्रैक्टिस के नाम से नई फाइल थी, और जब मैं इसको करता हूँ ना, ये बिल्कुल सेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस और प्रॉफिट एक्स एंड नहीं, वाई है। ये प्रैक्टिस क्या है? ये सर फाइल का नाम है बेसिकली। तो आप इसको लाइब्रेरी कर रहे हैं, ठीक हो गया सर, इसको इसको लाइब्रेरी लाइब्रेरी क्यों नहीं। कर रहे हैं? हाँ। नहीं सर, ये बेसिकली कोरिलेशन जब अप्लाई करना था उस वक्त करना था, लाइब्रेरी नहीं था करना, ठीक नहीं, है। लाइब्रेरी तो आपने पैकेज को करना है, मशीन देखें, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है ना, जी बिल्कुल सर। मशीन को ऑन करना है आपने। ठीक है सर। तो ये पैकेज तो नहीं है, जी ये तो ठीक हो आपका गया सर, डाटा हाँ है, जी डाटे को बिल्कुल। तो नहीं ऑन करना। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब इसको अगर सर मैं रन करके देखूं। जी जी, रन करें आप। अब ये जो आपने लाइन लिखी हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, इस वजह से ये जी आपको सर। एरर दे रहा है। ये याद रखें, जब भी आपने हेडिंग लिखनी होती है ना, तो वो हैश टैग के साथ लिखनी है। ठीक है, जी सर। अब रन करें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, ठीक है। अब ये कह रहा है सिंबल, ये हाँ, डाटा आ रहा है सर इसमें। जी। डाटा इक्वल प्रैक्टिस, इसमें कोई सिंबल गलत लिखा हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन क्यू प्लॉट, ये एंड आपने लिखा हुआ है, रिसर्च एंड स्पेस दी हुई है। ये सर, ये फाइल है। हाँ, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको आपने फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। कोशिश करें यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा लें। अगर अंडरस्कोर नहीं लगा सकते तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखें फिर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ये सारी लाइन। यस, ये सारी नहीं, यहाँ से नहीं, रिसर्च से, ये तो आपका डाटा है ना। हाँ जी सर। ये ये प्रैक्टिस कामा, ये आगे क्या लिखा हुआ है?
नेक्स्ट है, आगे प्रॉफिट लिखा हुआ है सर। नहीं, इसको छोड़ दें। अब इसको रन करें। अब आपको वो इशू आपका रिजॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है प्रॉफिट नॉट फाउंड, आपके पास डाटा ही नहीं है ये। प्रॉफिट के स्पेलिंग ये गलत होंगे यहाँ। प्रॉफिट, पी कैपिटल है ना? पी सर कैपिटल आपने स्मॉल लिखा हुआ है। नहीं एस भी नहीं सर लिखा हुआ, ठीक है, एस प्रॉफिट एस भी लिखा नहीं एस लिखा एस हुआ। आप चेक करें। है। जी जी ठीक। अब रन करें। अब कह रहा है, अगेन कह रहा है ऑब्जेक्ट प्रॉफिट्स नॉट फाउंड। ये किसी और जगह पे भी आपने गलत लिखा हुआ है। पी कैपिटल नहीं हुआ मेरे ख्याल से। पी चेक करें, कैपिटल किया आपने? इधर भी है जी सर, कैपिटल है दोनों उधर तरफ। पीछे कोड में जी चेक सर, करें। कैपिटल कहीं और लिखा हुआ प्रॉफिट, ये चेक करें इस कोड में। इस कोड में तो नहीं है सर। नहीं नहीं, लाइन नंबर 5 पे देखें, एंड तक चलें। वो दोबारा रन करें इसको। आप देखिए, आपने फाइल इंपोर्ट की हुई है ये वाली? सर इम्पोर्ट तो ये देखिए तो शो हो रही है। नहीं, उधर नहीं शो नहीं, आपने स्क्रीन नंबर 3 में चेक करना। स्क्रीन नंबर इम्पोर्ट 3 आएगा में, सर। ये देखे ना, ये वाली यहाँ पर ढूंढे ना स्क्रीन नंबर 3 में। देखिए फाइल है आपके पास ये वाली, जिसको आप रन कर रहे हैं। सर ये, सर यहाँ हाँ पे जी ये सर देखें ये, ना, ये फाइलें शो हो रही हैं आपको। फाइकस है, फाइकस मैट्रिक्स है, प्रैक्टिस है, एक्स है। यहाँ से कौन सी फाइल आप यूज़ कर रहे हैं? ये लिस्ट शो सर हो रही है ना आपको? बेसिकली ये देखें सर, ये लिस्ट शो हो रही है ना आपको ये वाली? इसमें से आप कौन सी फाइल यूज़ कर रहे हैं? सर ये प्रैक्टिस वाली। हाँ, इस पर क्लिक करें। जी सर। प्रॉफिट्स। आपके यहाँ पे ना ये कॉलम नंबर 1 आ रहा है, इसकी आपने हेडिंग भी नहीं दी हुई। इसकी सर कहाँ पे हेडिंग देनी थी? यहाँ पे ये ईयर्स लिखे हैं ना यहाँ पे, एक्सेल की फाइल में। कि यहाँ पे मैंने 1 सर्कल किया, डॉट डॉट 1 आ रहा है ना, इस वजह हाँ से जी भी सर। आपके एरर्स आ रहे होंगे। तो इसकी एक इसको अगर हाँ, इसकी आप न्यूमेरिक हेड की जगह, नहीं नहीं, यहाँ पे है ईयर्स लिखे हैं ना, यहाँ पे हेडिंग दें इसकी, ईयर्स। अब वो पहले इसको चेंज करेंगे एक्सेल की फॉर्म में जी, फिर, आपने या? इसको बिल्कुल, आपने एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट करके चेंज करके इसका दोबारा एसटीआर करके दोबारा से रन करें, 0 से। चलिए ठीक है। ठीक है सर, मतलब जी ठीक ओके। होगा। अल्लाह हाफिज़।